तो इसमें नासा और नासा के कई इंस्ट्रूमेंट्स और नासा की कई रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया गया कि ब्लैक होल देखा गया है। इसमें एक विशाल तारकीय ब्लैक होल जिसका नाम है गाया BH3 की खोज ने अपने वैज्ञानिकों को महत्व विशिष्ट और खगोल भौतिकी के लिए निहितार्थ के कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। यानी हमें एक नियरेस्ट जो है ब्लैक होल नजर आया है जिसका नाम दिया गया है BH3, जिसको खोजा है नासा के वैज्ञानिकों ने। इसके अलावा इसकी खोज जुलाई 2023 में पेरिस वेधशाला के खगोलविद पार्क्सले पानुजो ने की थी और ये आकाशगंगा में सबसे बड़ा तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है, जिसका कहा जाए कि भाई जिसका डेंसिटी जो होती है द्रव्यमान जो इसका भार है वो सर्वाधिक है, इसको खोजा गया है और ये निकटवर्ती सबसे ब्लैक होल है जो सबसे मजबूत है। इसके द्रव्यमान की बात करें तो 33 सौर्य द्रव्यमान है, यानी पृथ्वी का जो हमारी आकाशगंगा का जो सूरज है उससे 33 गुना भारी है और सिंगल एक्स यानी पिछले रिकॉर्ड धारक से 12 सौर्य द्रव्यमान अधिक बताया जा रहा है। तो ये सभी से निकटवर्ती और सबसे भारी ब्लैक होल की खोज की गई है जो 2000 प्रकाश वर्ष पूर्व है, जिसको एक्विला तारामंडल में स्थित बताया जा रहा है। BH1 और BH2 के विपरीत ये हर 11.5 साल में एक पीले विशाल तारे की परिक्रमा लगाता है जो देखा गया है, जिसको ब्लैक होल BH3 नाम दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गर्भनी दृष्टि करके एक अपडेट आया है कि जिसके अंदर डेटाबेस की बात हो रही है। तो आज हर चीज के डेटाबेस की बात है, जैसे आप लोगों को पता है कि सरकार के पास आपके आधार कार्ड की डिटेल्स हैं, पैन कार्ड की डिटेल्स हैं, तो पैन कार्ड से आपकी सारी डिटेल्स ली जा सकती हैं। तो उसी क्रम में ये गर्भनी दृष्टि भी लाया गया है जो कि डेटाबेस का ही एक सोर्स है। इसके अंदर बात करें तो हाल ही में भारत ने अपनी पहली फेरेट रिसर्च सुविधा के समर्पण गर्भ INI दृष्टि के लॉन्च यानी जिसको गर्भनी कहा जा रहा है, जिसमें THCTI और एक निजी कंपनी के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के साथ बायोमेडिकल अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके तहत ये डेटा रखा जाएगा। और ये डेटा क्या होगा, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 12,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं, इसके अलावा नवजात शिशुओं और प्रसवोत्तर माताओं से एकत्रित किए गए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य डेटा को संग्रहित और साझा करता है। यानी इसमें क्या किया जाएगा, ऐसी फीमेल्स से पूरी इंफॉर्मेशन ली जाएगी जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है या जो बच्चों को जन्म देने वाली है या नवजात शिशु की जो मां है, उनसे कई तरह के डेटा को लेकर इसका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जिससे एक समस्या हमारे यहाँ है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, जिसको MMR कहा जाता है और एक होता है IFR या IMR भी कहते हैं इसको। तो MMR या IMR ये होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये जो MMR है इसको कहते हैं मातृत्व मृत्यु दर और इन्फेंट यानी शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए कई तरह के डेटा जो है वो गर्भनी दृष्टि में रखा जाएगा, जिसके आधार पर जानकारियां लेकर आगामी चीजों में सुधार करके पोषण से लेकर जो जो जरूरतें होती हैं उन डेटा को रखा जाएगा। तो 12,000 फीमेल्स के ऊपर ये रिसर्च किया जाएगा। तो ये दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा मातृ और शिशु स्वास्थ्य डेटाबेस में से एक है। ये अनुसंधान के लिए नैदानिक डेटा, चिकित्सा छवियां और जैव नमूनों तक पहुंच प्रदान करती है। इसके लिए क्या लाया गया, तो गर्भनी दृष्टि लाया गया, ये याद रखेंगे आप सारे लोग। इसके बाद अगर हम बात करें तो एम्पलीफायर जो है ये चर्चा में है। एम्पलीफायर ये नाम आप लोगों ने तो सुना होगा। तो एम्पलीफायर क्या करता है, तो एम्पलीफायर जैसे आपने म्यूजिक सिस्टम में सुना हो कि एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई का मतलब है किसी भी चीज के आयाम को बढ़ा देता है और उसको कई गुना उस सिग्नल को पुश कर देता है। तो मतलब जैसे आपकी कम आवाज है तो माइक क्या करेगा, माइक उस आवाज को जब लाउड स्पीकर में सुनाएगा तो बढ़ाकर सुनाएगा। तो लाउड स्पीकर में आवाज बढ़ी हुई कैसे आती है, तो एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको कहते हैं एम्पलीफायर, है ना। एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, कमजोर संकेत को उच्च संकेत में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो एक तरीके से पुश करने का काम करता है, बूस्ट करने का काम करता है किसी सिग्नल को, है ना। कोई सिग्नल वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदल देगा और इस स्ट्रॉन्ग सिग्नल से क्या होगा, इस वीक सिग्नल से स्ट्रॉन्ग सिग्नल लगातार प्रसारित होता रहेगा जो मदद करेगा कि उस चीज को एम्पलीफाई करने में, जिसको एम्पलीफायर कहा जाता है। अब ये क्यों चर्चा में है, तो मनोरंजन और संचार से लेकर चिकित्सा और खगोल विज्ञान तक एम्पलीफायर कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब एंटरटेनमेंट में यूज किया जाता है, संचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। बहुत सारी जगह पर जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, तो आपने सुना है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री ऑल इंडिया रेडियो पर, है ना, एक कार्यक्रम करते हैं मन की बात। अब ये मन की बात करते तो वो दिल्ली में है, अब वो सुनाई कर्नाटक में भी दे जाता है, ठीक है, वो सुनाई तमिलनाडु में भी दे दिया जाता है। तो ऐसा क्या होता है, तो ये ऑल इंडिया रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM कहलाता है। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिग्नल को क्या किया जाता होगा, एम्पलीफाई किया जाता होगा, तब जाकर वो सिग्नल इतना स्ट्रांग होता है कि भारत के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच जाता है, ठीक है, आगे तक भी पहुंच जाता है। तो इसका इस्तेमाल खगोल विज्ञान में भी हो रहा है, एम्पलीफायर कई क्षेत्रों में, मनोरंजन के क्षेत्र में भी हो रहा है। तो एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल की शक्ति को बढ़ाता है और ये कमजोर विद्युत संकेत लेता है, इसे मजबूत बनाता है ताकि इसे अधिक प्रभावी ढंग से सुना या संसाधित किया जा सके। उदाहरण के लिए ऑडियो सिस्टम में एम्पलीफायर शांत ध्वनि को तेज बनाते हैं ताकि इसे स्पीकर के माध्यम से स्पष्ट रूप से सुना जा सके, जो मैंने अभी आपको उदाहरण देकर बताया था कि ये सीधे तौर पर उस चीज को क्या करता है, स्ट्रांग बना देता है। तो वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाने में एम्पलीफायर की भूमिका रहती है। तो एम्पलीफायर इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट अभी चर्चा में, क्योंकि इसका इस्तेमाल खगोल विज्ञान में भी हो रहा है, खगोल यानी एस्ट्रोफिजिक्स में भी हो रहा है ना, एस्ट्रोलॉजी में भी हो रहा है। और इसी के लिए जो है आप लोगों ने सुना होगा कि आज की डेट में 3 ऐसी चीजें हैं जैसे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार 3 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, हालांकि विज्ञान के क्षेत्र में इसमें भौतिकी में दिए जाते हैं, है ना, रसायन शास्त्र में दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जीव विज्ञान के क्षेत्र में यानी मेडिसिन लिख सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में इसको दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही साहित्य में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है और एक क्षेत्र और है जिसको कहा जाता है आपका शांति, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। लेकिन एक नोबेल पुरस्कार जैसा ही है जिसको कहते हैं काबली पुरस्कार। ये काबली पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक है एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें एस्ट्रोलॉजी में भी अभी एम्पलीफायर यूज हो रहा है, तो एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोलीय भौतिकी में। इसके अलावा इसी का इस्तेमाल इसको दिया जाता है नैनो साइंस में और एक है न्यूरो साइंस में। हालांकि ये बहुत पुराना नहीं है, ये 2008 से वितरित किया जा रहा है काबली पुरस्कार। ये 3 क्षेत्रों में है, इसमें एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस और न्यूरो साइंस इसके अंतर्गत विशेष तौर पर आ जाता है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार के अलावा भी विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के अलावा भी दिया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, याद रखना। नैनो साइंस और न्यूरो साइंस में भी कौन सा पुरस्कार है, काबली पुरस्कार है, जो कि नोबेल से अलग है। हालांकि भारत के अंतर्गत एक पुरस्कार का नाम मैं और बता देता हूं जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये शांति स्वरूप जी के नाम पर है, इसको भी याद रखना, इंडिया के अंदर साइंटिफिकली दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो इसमें आया है WHO ने कुछ गाइडलाइंस